देखिए, वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सपोर्टिव पार्टी के, अगर आप महायुति देखते हैं, महाविकास आघाड़ी देखते हैं, तो ये सब एक दूसरे की बैसाखी से चल रही है। लेकिन एकमात्र वंचित बहुजन अघाड़ी, एकमेव नेता आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब का नाम को लेकर हमारे एक एक कार्यकर्ता ने पूरी जान लगा दी। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र में हमने 1.4 मिलियन वोट लिया है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। एक ऐसी पार्टी जो अकेली लड़ती है, जिसका कोई आमदार नहीं, खासदार नहीं, उसके बावजूद विचारधारा के बुनियाद पर, सामाजिक मुद्दों के बुनियाद पर और अलग अलग समाजों को एकजुट लाने की बुनियाद पर हमने वोट लड़ा है, ना कि हमने धर्म की बुनियाद पर वोट लड़ा है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता के को इसलिए मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बुनियादी मुद्दों पर और विचारधारा के मुद्दों पर उन्होंने जो तो वोट दिया है। क्या कमी रहेगी? अकाउंट क्यों नहीं खुला? देखिए, कमी क्या रही है ये मुझे नहीं समझ में आया। मुझे लगता है महाराष्ट्र इलेक्शन में कमी कुछ नहीं रही, सब ज्यादती हुई है। अगर आप काउंटिंग पोलिंग देखते हैं तो पोलिंग का एक आंकड़ा आता है कि इतने करोड़ वोट हुआ है, और काउंटिंग का आंकड़ा आता है कि इतने करोड़ वोट हुआ है। तो जो वोट बढ़ा है, कहीं कम हो गया है। मुझे राहत इंदौरी साहब के दो मिसरे याद आते हैं। वो कहते हैं कि लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, इलेक्शन सब हार गए, मशीन जीत गई। तो ये इलेक्शन मशीन जीती है। क्या लगता है ईवीएम में घोटाला है? हम तो जमाने से कह रहे, आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब जमाने से कह रहे कि ईवीएम में घोटाला है, और ईवीएम से हटाकर महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में चुनाव होने चाहिए। दिक्कत यहाँ पर यह है साहब कि जो सत्ता में ईवीएम के द्वारा बैठ जाता है, फिर वो ईवीएम के खिलाफ नहीं बोलता। एक जमाना वो था जब बीजेपी सुप्रीम कोर्ट जाती थी ईवीएम के खिलाफ। फिर दूसरा जमाना वो आया कि कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ जो है तो आवाज उठाने लगी। लेकिन चंद राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई और जो है तो सेंट्रल में बीजेपी की सरकार बन गई, तो दोनों खामोश है, जबकि सारा झगड़ा ही ईवीएम का है। औरंगाबाद की बात की जाए तो यहाँ हारने वाली पार्टी पूरा ब्लेम वंचित बहुजन आघाड़ी पे कर रही है। देखिए, अपना दर्द आपको है, हम इसकी निंदा तो नहीं करेंगे, हम आपके दर्द में शामिल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चूड़ियां फोड़ने के लिए कुछ नहीं मिल रहा तो आप वंचित की छाती पे आके चूड़ियां फोड़े। आपको अपना खुद का एनालिसिस करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि हम कम कहाँ पड़े, हम कब तक। ये देखो, ये पॉलिटिकल डिप्लोमेसी होती है कि अपनी गलती किसी और पे थोपो और अपन जो है तो साफ सुथरे नजर आओ। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है। यहाँ पर आपको अपना एनालिसिस करना चाहिए कि क्या वजूहात है कि आप इलेक्शन हारे हैं। और देखिए, आप अकेले ही इलेक्शन नहीं हारे हैं। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 4000 से ज्यादा कैंडिडेट खड़े थे, जिसमें कई दिग्गज नेता हारे हैं। लेकिन हर दूसरा जो है तो एक दूसरे पे ब्लेम नहीं कर रहा है, वो अपना एनालिसिस कर रहा है कि हम क्यों हारे हैं। महायुति की अगर बात की जाए तो महायुति कहती है कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने हमारे सीट हराए। लेकिन 25 से 30 सीटें ऐसी है जो महायुति की वजह से वंचित की हारी। तो क्या हम क्या एक दूसरे की छाती पर चूड़ियां ही फोड़ रहे हैं क्या? हम राजनीतिक लोग हैं, हम राजनीतिक भाषा बोलेंगे। शहर का वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है, नौजवानों को भड़काया जा रहा है, उस पर क्या कहें? इसमें पुलिस डिपार्टमेंट को अपना काम करना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट ने आगे आके देखना चाहिए कि शहर का वातावरण कौन खराब कर रहा है, क्यों खराब कर रहा है, मकसद क्या है। इनको लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना चाहिए। मैं शहर की आवाम से, खास करके नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूं कि आप अपना राजनीतिक करियर बनाइए, आप राजनीति में आइए, आप मुद्दों की राजनीति कीजिए, लेकिन आप किसी के बहकावे में आकर अपनी जिंदगी को खराब मत कीजिए। आखिर क्यों ऐसा है कि आप मीडिया के कैमरों से ज्यादा पुलिस के कैमरों में कैद होते हो? मैं चाहता हूं मेरे देश का, मेरे शहर का नौजवान मीडिया के कैमरों में कैद हो और वो अपनी विचारधारा छाती ठोक कर रखे, वो सरकारों से बात करने का हुनर रखे, वो सरकार बनाने की काबिलियत रखे, ना कि किसी के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए वो पुलिस के कैमरों में कैद हो और उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो। सुंबल के जामा मस्जिद की बात की जाए तो उसके सर्वे को वहाँ जो हादसा हुआ है उस पर वो हादसा साहब मुझे लगता है प्री प्लानिंग था, क्योंकि एक मस्जिद जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर आती है, वो मस्जिद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा है, वो हेरिटेज सेंटर है। जब हेरिटेज सेंटर होने के बावजूद आप उसके सर्वे का ऑर्डर किस लिए निकालते, ये मुझे समझ में नहीं आता। और अगर आप सर्वे कर भी लेते तो जब एक दिन सर्वे हो जाता है तो उसके बाद आप दूसरे दिन सर्वे क्यों करते हैं? और जब आपकी टीम सर्वे के लिए आती है तो उस सरकारी अधिकारियों के साथ पीछे एक अजीब से नारे लगाने वाले कौन लोग हैं? तो उन नारे लगाने वालों की बात कौन करेगा? रही बात, जब संभल में हिंसा चल ही रही है, संभल के अंदर लोग मर रहे हैं, उसके बावजूद जो है तो एक और निचली अदालत
जो है तो राजस्थान को भड़काने के लिए अजमेर शरीफ के मामले के अंदर दखल देती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये देश को सिविल वार की तरफ लेकर जा रहे हैं। और इसमें देशवासियों को सोचना चाहिए कि हमको इस देश के अंदर अमन व अमान कैसे बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि अब गुज़िश्ता 1 साल से मणिपुर जल रहा है और जो है तो उत्तर प्रदेश में फसादात हो रहे हैं, बिहार में फसादात हो रहे हैं, अभी राजस्थान के अंदर जो है तो अजमेर की बात आप ले लीजिए। राज्य के कई हिस्सों के अंदर नफरत अंगेज बयानबाजियां जो है तो राज्य को देश को भड़काने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूं अगर जनता ये ठान ले कि हमको आपस में लड़ना नहीं है, तो इन लीडरों की ये जो लड़त वाली राजनीति ये खत्म हो जाएगी। सिर्फ मुसलमानों को इजी टारगेट है ना, आपको इजी टारगेट चाहिए, आपको एक कौम चाहिए जिसको आप टारगेट करें। हिटलर ने क्या किया, नाजीज ने क्या किए कि यहूदियों को टारगेट किया और जो है तो अपनी डिक्टेटरशिप चलाई। इसी तरह देश के अंदर भी एक इजी टारगेट मुसलमान हैं, जिनकी भावनाएं हैं, जिनकी आस्थाएं हैं। इस देश के अंदर हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि एक समाज एक धर्म की भावनिक आस्थाएं है, लेकिन दूसरी समाज और दूसरे धर्मों की भावनिक आस्थाओं का कोई मोल भाव ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ गैर आईनी है, गैर कानूनी है। और जब इस देश के अंदर एक कानून बना दिया गया 1991 का, तो उसको उल्लंघन क्यों बार बार किया जा रहा है? आप संविधान की धज्जियां क्यों बार बार उड़ा रहे हैं? आप जिनको दंगाई कह रहे हैं वो लोग तो अपनी मस्जिद को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे थे, या यूं कहूं कि 1991 का जो कायदा था ये उसको बचाने के लिए सड़कों पर उतरे थे। कि जब 1991 के कायदे ने कह दिया कि 1947 से पहले जो इबादत गाह, जो धर्म स्थल जिस स्थिति में था उसी स्थिति में रहेगा, तो फिर ये सर्वे के ऑर्डर बार बार अदालतों की तरफ से दिए जाना, ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश का हिस्सा है। क्या हिंदुस्तान में मुसलमान की ताकत खत्म होती जा रही है, लीडरशिप तो खत्म नजर ही नहीं आ रही है? देखिए, मुसलमानों का पॉलिटिकल सिनेरियो ये है कि मुसलमानों की पॉलिटिकल ताकत मुसलमानों के हाथ में है, लेकिन दिक्कत ये है कि मुसलमानों के अंदर चंद जमातें हैं, चंद लीडर हैं जो अलग अलग खैमों में मुसलमानों को बांट चुके हैं। मुसलमानों को ये चाहिए कि डेमोक्रेसी का हिस्सा बनते हुए ऐसी पार्टियों के साथ खड़े रहे जिसके साथ दूसरे समाजों के लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि इस देश के अंदर जो सोशल इंजीनियरिंग है इलेक्शन की, वो ये है कि एक समाज के वोट से कोई एक कैंडिडेट चुन के नहीं आ सकता। और साफ साफ बात है कि जो पार्टियां महाराष्ट्र में चल रही है, देश भर में चल रही है, उनके पास हर समाज का वोट नहीं है। तो ऐसी पार्टियों के साथ जाना चाहिए जिसके साथ दलित का वोट है, ओबीसी का वोट है, मुस्लिमों का वोट है। ऐसी पार्टियां आगे चलकर जो है तो सत्ता में आएगी और मुसलमानों का पावर बढ़ेगा। वंचित बहुजन आघाड़ी के बालापुर के अंदर जो हमारे एकदम मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट थे, 72,000 वोट लेने के बाद हार गए। नांदेड़ के अंदर हम 34,000 वोट लेकर हार गए। तो हमने मुस्लिम कयादत को बढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चंद तथाकथित लोग जो मुसलमानों की कयादत नहीं चाहते, उन्होंने हराने का काम किया है। फिलहाल जो हालात चल रहे हैं उस पर नौजवानों को आप क्या कहेंगे? देखिए, नौजवानों को चाहिए कि वो अपना पॉलिटिकल नॉलेज बढ़ाए। सबसे पहले सबसे बेसिक अगर कुछ है तो अपना पॉलिटिकल नॉलेज बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, आपको ये स्टडी होनी चाहिए कि किस राजनीति में अपना वक्त लगाने से समाज का फायदा होगा और किस राजनीति में अपना वक्त लगाने से समाज का नुकसान होगा। नौजवानों को जज्बात की राजनीति से बाहर निकलना चाहिए, जुनूनी राजनीति नहीं चाहिए, सुकूनी राजनीति चाहिए। और जब एक नौजवान सुकून की राजनीति करता है, सोचो विचार की राजनीति करता है, तो वो फिर किसी बड़े से पक्ष में एक बड़े से ओहदे पर जाकर अपने समाज की आवाज उठाता है। तो मैं नौजवानों से यही कहूंगा कि ठीक है, इलेक्शन हो गए हैं, लेकिन आगे क्या? तो आगे यही है कि आप अपना पॉलिटिकल नॉलेज बढ़ाइए, आप अपनी पॉलिटिकल स्किल बढ़ाइए, ताकि आपको समझ में आए कि आप अपने तौर पर एनालिसिस करने वाले बने कि किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए। जिस वक्त ये सोच मुस्लिम नौजवानों में और दीगर समाज के नौजवानों में आएगी, तो पॉलिटिकल ताकत भी बढ़ेगी, दंगे फसाद कम हो जाएंगे और कोई भी हर ऐरा गैरा इनको आकर भड़काएगा नहीं। ये मुसलमानों को और खास करके तमाम देश के नौजवानों को समझना चाहिए।